हाँ जी बच्चों, गुड आफ्टरनून एवरीवन। और बच्चों, अब तो लग रहे हैं चांसेस कि जल्दी खुल जाएगा। जो सिचुएशन है। आप लोग चाहते हो कि नहीं चाहते हो? मनकीरत गुड साहिल ने कहा है कि वो चाहते हैं कि ऑफलाइन हो जाए क्लासेस। नो डाउट सीरियसनेस तो ज्यादा ऑफलाइन में ही आती है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। हाँ, चलो। हाँ जी, सी पार्ट करें डिस्कस। हाँ बच्चों, सी पार्ट, एनी डाउट्स? बोलो भाई। एक्सरसाइज 1 सी पार्ट। डन। एक्सरसाइज 0 C6। एरिया गिवन है, एच गिवन है, फ्लक्स गिवन है। ओके, तो जो ऑल्दो हमने फ्लक्स पढ़ा नहीं है अभी, है ना, बट क्या करना है, कैसे सॉल्व करना है? अगर हम फ्लक्स की अपनी ओल्ड नॉलेज यूज कर लें। फ्लक्स वही होता है बी इंटू ए, है ना। तो बेसिकली आपको बी इंटू ए की वैल्यू गिवन है, तो बस उससे हो जाएगा।
एक मिनट। कौन सा कर रहे हो? एक्सरसाइज 1। ये 9th क्वेश्चन में बच्चों ऐसा है क्या कि ये मतलब इन्होंने रिलेटिव परमेबिलिटी का आंसर दिया हुआ है? हाँ, तो सीधा ही दिख रहा है। तो यहाँ रिलेटिव वर्ड आएगा ना। बड़े आगे। कहाँ तक कर लिया था हमने? पैरामैग्नेटिक। तो नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ मटेरियल्स इज बच्चों फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। तो बच्चों इन मटेरियल्स के लिए susceptibility is much larger than 1, hence the relative permeability is much larger than 1। इसका मतलब क्या है कि जब आप इनको एक्सटर्नल फील्ड में प्लेस करोगे they get strongly magnetized। तो वो जो पैरामैग्नेटिक से क्या डिफरेंस हुआ? बताओ बच्चों, क्या डिफरेंस हुआ पैरामैग्नेटिक मटेरियल से? इंटेंसिटी है ना। पैरा में भी यही सेम चीज थी, बस पैरा में जो पूरी डेफिनेशन में फर्क है वो फर्क ये स्ट्रांगली का है। ठीक है, तो इसके बजो जो एग्जांपल्स बनते हैं वो हैं निकल, कोबाल्ट, आयरन। These are the most common type of ferromagnetic materials। ठीक है बच्चों, तो हम बच्चों हमेशा ये कहते हैं ना, मतलब हमें ये पुराना पता ही है कि हम हमेशा कहते हैं कि भाई आयरन
gets attracted to a magnet. Right? तो लेट्स अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली हो क्या रहा होता है कि मान लो हमने ऐसे एक मैग्नेट के नॉर्थ साउथ पीसेस के बीच में ऐसे एक आयरन का पीस रखा, तो आयरन बीइंग फेरोमैग्नेटिक, वो फील्ड की डायरेक्शन में ही वही फील्ड लाइंस ऐसे होंगी। तो आयरन बीइंग फेरोमैग्नेटिक वो भी फील्ड के अलोंग ही मैग्नेटाइज हो जाएगा, मतलब उसका नॉर्थ पोल राइट को बनेगा और साउथ पोल लेफ्ट को बनेगा। ठीक है, जैसे कि हमने ऊपर लिखा है कि इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो इससे क्या हो गया, बेसिकली आयरन का साउथ पोल बन गया ओरिजिनल मैग्नेट के नॉर्थ पोल की तरफ, और नॉर्थ पोल बन गया उसके साउथ की तरफ। तो मतलब मैंने दोनों दिखा दिए। नॉर्मली ऐसा होता है कि जब हम कर रहे होते हैं तो हम एक पोल लेके आते हैं, राइट? तो व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि आयरन के अंदर ऑपोजिट पोल इंड्यूस हो गया, तो इस कारण से आयरन जो है वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है। ये बात बच्चों सबको समझ आ रही है? बच्चों अगर आप ध्यान से सोचो, ये फिनोमिना बिल्कुल वैसे ही हो गया जैसे हम कहते थे कि क्यों एक कंडक्टर या फिर एक डाई इलेक्ट्रिक एक चार्ज पार्टिकल के साथ अट्रैक्ट होता है। कि जब हम कहते थे कि वो वही पेपर पीसेस हैं वो कोम के साथ अट्रैक्ट हो गए, है ना? तो कंडक्टर या फिर डाइलेक्ट्रिक भी न्यूट्रल होते थे, लेकिन वो चार्ज बॉडी की तरफ अट्रैक्ट हो जाते थे। क्यों? क्योंकि उनमें ऑपोजिट चार्जेस इंड्यूस हो जाते थे, राइट? बिल्कुल ऐसे ही पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स भी मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि इनमें ऑपोजिट पोल्स इंड्यूस हो जाते हैं। राइट बच्चों? ओके, अब बच्चों इसका रीजन समझते हैं। ठीक है, ये हमें मतलब एग्जैक्टली तो समझ नहीं आएगा कि क्या हो रहा है। ठीक है, मतलब इसमें जो एक्चुअली यूज होता है कंसेप्ट वो क्वांटम फिजिक्स होती है, विच गोज मतलब बियॉन्ड आवर स्कोप। बट क्योंकि मतलब एनसीईआरटी से बच्चों आजकल डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो जितना कुछ एग्जैक्टली एनसीईआरटी में लिखा है, ठीक है, वो मैं आपको समझा रहा हूँ अभी। उसके बियॉन्ड हम मतलब ये वैसे भी नहीं समझ पाएंगे। तो क्या होता है बच्चों कि एक फेरोमैग्नेटिक में भी जो इंडिविजुअल एटम्स होते हैं उनके पास डायपोल मोमेंट होती है, जस्ट लाइक पैरामैग्नेटिक। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये स्टेटमेंट लिखें, द इंडिविजुअल atoms
ये मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं बच्चों, अगर हम कोई अलॉय वगैरह बनाते हैं इन अ ferromagnetic material possess a dipole moment just like पैरामैग्नेटिक मटेरियल। इसके आगे बच्चों चेंज आएगा। तो बच्चों क्या होता है कि नॉर्मली तो हम ऐसे कह देते हैं ना कि भाई सारे डायपोल्स, कि भाई सारे डायपोल्स रैंडम होते हैं, राइट। बट क्या होता है कि इन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में, अगेन हम रीजन नहीं समझ पाते, कुछ एक थोड़े से रीजन के जो एटम्स हैं वो एक दूसरे के साथ समवॉट इंटरैक्ट करके, अब बच्चों मैं एक मिनट हाँ जी बच्चों। तो क्या हो जाता है कि कुछ थोड़े से छोटे छोटे रीजन के जो ये डायपोल्स हैं वो समहाउ आपस में कंबाइन कर जाते हैं, और वो उससे ये कुछ, कोई ऐसे कोई फिक्स शेप नहीं होती बच्चों, ये कुछ ऐसी कुछ शेप्स बना देते हैं जिनको हम
डोमेन्स बोल देते हैं। ठीक है, मतलब आप ऐसे कह लो कि हर छोटे से रीजन के डायपोल्स मिलकर एक बड़ा डायपोल बना देते हैं, और इस बड़े डायपोल के रीजन को हम कहते हैं एज अ डोमेन। ठीक है जी, ये क्या है क्यों है ये हम नहीं समझ सकते, दिस गोज बियॉन्ड आवर वो। ठीक है, तो ये फिगर बना के बच्चों इसके साथ लिखो कि द डायपोल्स इन अ small region interact with each other and align in a particular direction. Such a region is known as domain. तो बच्चों ये जो डोमेन का साइज होता है दैट इज 1 mm, और उसमें अराउंड इतने एटम्स होते हैं। तो बच्चों मतलब फॉर आर अंडरस्टैंडिंग ऐसा कहते हैं बस कि बस बड़े डायपोल्स हो गए है ना, सारे छोटे डायपोल्स की जगह, बहुत सारे छोटे डायपोल्स की जगह अब हमारे पास कुछ कम बड़े डायपोल्स हो गए। तो जब तो कोई मैग्नेटाइजिंग फील्ड नहीं है, वही बिल्कुल पुराना ही कंसेप्ट कि पहले हम डायपोल्स को कह रहे थे, अब हम डोमेन्स को कह रहे हैं कि जो डोमेन्स हैं वो रैंडमली अलाइंड है। बच्चों मैं एक मिनट
तो अब बच्चों क्या होता है कि जब एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करते हैं हम, अब ऐसा कुछ होता है कि ये जो डोमेन्स हैं, ये अलाइन तो हो ही जाती हैं, as well as due to some unknown effect, they increase in size. ठीक है, तो सारा जो चक्कर है वो इसका है कुछ, कि जो हम समझ नहीं पा रहे कि ये पता नहीं कैसे साइज में इंक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि अगर तो सिर्फ अलाइन ही हो रहे होते तो फिर तो इसमें और पैरामैग्नेटिक में कोई फर्क ही ना होता। तो क्योंकि इनका साइज बढ़ जाता है, उस कारण से जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो बढ़ जाती है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो बच्चों मतलब ऑल्दो मतलब पूरा अच्छे से तो नहीं समझ आया होगा, बट चलो इतने एक फैक्ट्स हमने याद रखने हैं, ठीक है, भी ऐसा कुछ हो रहा होता है जिससे कि ये हो जाता है। ठीक है बच्चों, आ गया समझ? ठीक है जी। अब और क्या प्रॉपर्टीज लिखी थी? स्ट्रांगली लिख लिया हमने। तो फेरोमैग्नेटिक में बच्चों जो ग्राफ बनता है, बिटवीन आई एंड एच, ठीक है, जैसे हमने ऊपर बनाए थे जो स्ट्रेट लाइंस थे ग्राफ, ये ग्राफ बच्चों कुछ कॉम्प्लिकेटेड सा बनता है। इट इज somewhat like this। आ, क्या आप बच्चों ये गैस कर सकते हो कि मतलब ये टुवर्ड्स द एंड हॉरिजॉन्टल क्यों हो गया? किस लॉजिक से समझोगे इस बात को?
ठीक है जी। अ, हाँ, तो मतलब एक सैचुरेशन आ जाएगी ना। ऐसा नहीं है कि डोमेन्स का साइज बढ़ता ही जा रहा है। तो भाई फाइनली तो बस वो अलाइन हो सकते हैं, जितना साइज बढ़ना है वो बढ़ जाता है। तो एक पर्टिकुलर मैक्सिमम वैल्यू बन जाती है, उससे ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकता, जो मैग्नेटाइजेशन का एक्सटेंट है। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, जस्ट लाइक पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स, जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं उनकी भी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो जैसे हमने पैरामैग्नेटिक में कहा था कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, लिखा था ना हमने, हाँ, तो कि भाई ससेप्टेबिलिटी कम होती जाती है। ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या होता है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है या जो ससेप्टिबिलिटी है वो कम होती जाती है। तो एक बच्चों ऐसा टेम्परेचर भी आ जाता है जहां पर एक फेरोमैग्नेट का जो डोमेन स्ट्रक्चर है वो टूट जाता है, और फिर वो एक नॉर्मल पैरामैग्नेट की तरह ही बिहेव करना शुरू कर देता है। ठीक है। तो मतलब हम इसको ऐसे लिखेंगे कि ये जो ससेप्टिबिलिटी है, इट decreases with temperature at a particular temperature। ठीक है, इस टेम्परेचर को हम कहते हैं एज क्यूरी टेम्परेचर। तो बच्चों एक बात का बहुत ध्यान रखना, हम ये कह रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कम होती जा रही है, तो उस चक्कर में जो फेरोमैग्नेट है वो पैरामैग्नेट में कन्वर्ट हो गया। लेकिन उल्टा नहीं होता। ऐसा नहीं है कि आप पैरामैग्नेट को कूल करते जाओ और अगर आप उसको क्यूरी टेम्परेचर से नीचे ले गए तो वो फेरो में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है। और जो पैरामैग्नेटिक फेज आ गया तो उसमें जो ससेप्टेबिलिटी होती है, उसको हम ऐसे ही लिख देते हैं, मतलब वही पुराना, बस अब फर्क सिर्फ इतना है, सी ओवर टी माइनस टी सी लिखेंगे, क्योंकि ये ये फॉर्मूला जो है ये एप्लीकेबल ही पैरामैग्नेटिक फेज के लिए ही है। ठीक है ना, फेरो के लिए तो है ही नहीं।
हाँ जी बच्चों, अभी यहाँ तक कोई डाउट? ओके, चलो। नेक्स्ट पार्ट आता है बच्चों, द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज hysteresis curve. एक मिनट बच्चों। हाँ जी, तो बच्चों क्या होता है, मान लो हम एक जो बेसिकली हमें ग्राफ बनाना है बिटवीन ये बच्चों कई जगह मतलब वाई एक्सिस पे आई भी लिया होता है, ठीक है, कई जगह बी ले लेते हैं, वो तो मतलब वो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो मैं एज पर एनसीईआरटी ले रहा हूँ, बी ले रहा हूँ, ठीक है। तो बच्चों इमेजिन करो कि हमने एक मतलब फ्रेश आयरन पीस लिया, ठीक है, हमें पता है कि आयरन फेरोमैग्नेटिक है, तो हमने एक फ्रेश आयरन पीस लिया बच्चों, और हमने उसको एक एक्सटर्नल फील्ड के अंदर रख दिया, ठीक है। हम उस फील्ड की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं, मतलब एच की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं। तो क्लियरली मतलब ये ग्राफ बच्चों स्टार्ट कहाँ से होगा, जीरो से स्टार्ट होगा, ओरिजिन से स्टार्ट होगा, है ना। कि भाई जब कोई फील्ड नहीं अप्लाई की हुई तो आयरन में कोई मैग्नेटाइजेशन भी नहीं है। तो अब बच्चों जैसे जैसे मान लो हमने एच बढ़ाना शुरू किया, तो उसमें आई आएगा या फिर बी आएगा। तो जो एच बढ़ा के बच्चों जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा, मतलब एग्जैक्टली यही वाला ग्राफ बेसिकली।
है ना, सिर्फ कांस्टेंट का ही फर्क है बच्चों। ठीक है। अब बच्चों क्या होता है, मान लो हम h एक लिमिट तक लेके गए, ठीक है, उसके हिसाब से हमें एक करस्पॉन्डिंग b मिल गया। अब हमने उस h को बच्चों कम करना शुरू किया, ठीक है। अब जब हम उस h को कम करते हैं तो क्या होना चाहिए बच्चों? तो b कम होना चाहिए, राइट। तो अब हम अगर उल्टा ग्राफ बनाते हैं h को कम करते हुए, तो भाई b कम तो होता है, लेकिन ये b उस तरह से कम नहीं होता जैसे बड़ा था। इन अदर वर्ड्स बच्चों, अगर हम h को खत्म करते करते जीरो भी कर देते हैं तो भी कुछ ना कुछ b रह जाता है। क्या ये बात समझ आ रही है बच्चों? दिस इज जस्ट लाइक सेइंग, मतलब बच्चों इस ग्राफ को ना हम, जैसे हमने पहले भी बात की थी ना कि इस चैप्टर में सारा कुछ वैसा है, स्ट्रेस स्ट्रेन जैसा। तो आप सोचो कि हम एज इफ स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ बना रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि भाई शुरू में तो जितना स्ट्रेस बढ़ाया उतना स्ट्रेन बढ़ रहा है, बट वहां पे भी कुछ ऐसा हो जाता है ना जब हम कहते हैं कि अगर आपने स्ट्रेस हटा भी दिया तो भी एक परमानेंट डिफॉर्मेशन रह गई। ऐसा ही कुछ बच्चों यहाँ पे भी होता है मैग्नेटिक मटेरियल्स के साथ, कि जब आपने एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड हटा भी दी तो भी मटेरियल में कुछ ना कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रह जाती है। क्या ये बात समझ आती है बच्चों? तो भाई अब हम कह रहे हैं कि यार हमें तो अब कुछ भी हो जाए खत्म करनी है फील्ड, हमने तो जो आयरन पीस है उसको बिल्कुल जीरो मैग्नेटिक फील्ड वाला करना है, तो क्या करना पड़ेगा फिर? तो फिर हम कहते हैं कि चलो ठीक है, इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में फील्ड अप्लाई कर देते हैं ताकि इसका जो भी बिहेवियर बचा हुआ है वो खत्म करते हैं हम। तो भाई ये ग्राफ ऐसे कंटिन्यू होता है और किसी एक वैल्यू पे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर देता है। तो बच्चों अगर आप अब ध्यान से सोचो कि क्या हो गया, कि क्योंकि पहले हमने मटेरियल को एक तरफ को मैग्नेटाइज कर दिया था, ठीक है, तो अब जब हमने ऑपोजिट डायरेक्शन में फील्ड अप्लाई की तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन वाली कुछ फील्ड की जो वैल्यू थी, जहां पे ये बेसिकली एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, यहां तक तो ये फील्ड आयरन को मैग्नेटाइज कर ही नहीं पाई। यहां तक तो ये क्या काम कर रही थी, ये सिर्फ पिछली फील्ड के इफेक्ट को ही खत्म कर रही थी, राइट। ये बात समझ आ रही है बच्चों? तो अब अगर आप और ज्यादा फील्ड लेफ्ट की तरफ अप्लाई करोगे तो जाके ऐसा होगा कि ये आयरन पीस ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होगा। और फिर जब आप फील्ड की मतलब को और ज्यादा बढ़ाते जाओगे तो फाइनली तो एक पॉइंट पे जाके सैचुरेशन आती है। ठीक है बच्चों, इन अदर वर्ड्स क्या हम सीधा सीधा ऐसा कह दें कि
कि अगर आपके पास फ्रेश सैंपल था, अगर आपने उसको -h की तरफ मैग्नेटाइज करना होता, तो वो ज़्यादा ईज़ी था वर्सेस एक ऐसा सैंपल जिसपे एक बार +h में फील्ड अप्लाई हो चुकी। क्योंकि अब आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी कि एक बार तो आपको +h वाला इफ़ेक्ट खत्म करना पड़ेगा और फिर जाके आपका -h वाला इफ़ेक्ट शुरू होगा। ठीक है ना? इट इज़ जस्ट लाइक सेइंग कि भई एक आपके पास फ्रेश दीवार है, आपने उसको पेंट करना है ना? वर्सेस एक आपके पास दीवार है जिसपे पहले से पेंट हो रखा है, उसपे कोई और पेंट करना है। तो अब आपकी एफर्ट ज़्यादा है, पहले आपको पिछले पेंट को उतारना पड़ेगा, फिर उसपे नया पेंट होगा, राइट? तो यहाँ पर भी बच्चों, जब हम अब फ़ील्ड हटाना शुरू करते हैं, तो भी वही चीज़ कि ये 0 नहीं होगी, कुछ ना कुछ रह जाएगी और अब फिर वही पंगा। अब जब आपको मान लो +h में करना है, तो पहले आपके h का कुछ पार्ट, तो उसको पिछले वाले सेट को खत्म करने में चला जाएगा और फिर जाके वो आगे की तरफ मैग्नेटाइज़ होगा। तो बच्चों मतलब अगर हम एक मटेरियल को रिपीटेडली मैग्नेटाइज़ एंड डीमैग्नेटाइज़ करते हैं, क्या मतलब उसपे अलग-अलग डायरेक्शंस की फील्ड अप्लाई करते हैं, तो उसका जो B वर्सेस H ग्राफ है, वो इस तरीके का बनता है, जो हमने ड्रॉ किया। ठीक है? एक
ठीक है बच्चों, ये ग्राफ की शेप समझ आई? ओके, तो बच्चों यहां से हम हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज आती हैं। बच्चों इस पॉइंट को देखो, ये जिसको मैंने अभी जस्ट रेड मार्क किया, ये पॉइंट क्या शो कर रहा है? ये पॉइंट बता रहा है कि जब हमने फील्ड हटा भी दी एक्सटर्नल, तो भी हमारे मटेरियल के अंदर कितनी मैग्नेटिक फील्ड बची है? करेक्ट। इसको हम कहते हैं बच्चों रिटेंटिविटी। ठीक है, बिल्कुल नाम से एकदम समझ आता है। तो ये क्या हो गया? वैल्यू ऑफ बी एट एच इक्वल टू 0। ठीक है, इसको आप ऐसे सोच सकते हो कि मतलब एच जो है एक तरीके से आपकी बुक है। तो जब तक तो आप बुक खोल के रखा हुआ है तब तक तो आपको सब याद है बुक में से। जब बुक बंद हो गई उसके बाद कितना याद रहा? ठीक है, दैट इज रिटेंटिविटी, कितना रिटेन किया हमने। दूसरा पॉइंट आता है बच्चों ये ग्रीन वाला। ग्रीन वाला पॉइंट क्या दिखा रहा है? ये बेसिकली वो एच की वैल्यू है जिसपे कि बी 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम बच्चों कहते हैं कोएर्सिविटी। ठीक है, तो नाउ दिस इज लाइक कि अब आपने बुक बंद कर ली तो भी आपको याद तो है, राइट? अब और आपको कौन सी बुक पढ़ानी पड़ेगी या क्या करना पड़ेगा जिससे कि अब आपको पिछला जो भी याद था वो आप भूल जाओ? ठीक है, तो वो होता है कोएर्सिविटी। क्या ये बात समझ आई बच्चों? तो बच्चों इसका क्या मतलब हुआ? चलो मतलब ये तो दो प्रॉपर्टीज हो गई जिनको हम ग्राफ से वैल्यू बता देंगे। इसकी क्या, इसको कैसे यूज करते हैं वो भी हम आगे देख लेंगे। बट बच्चों अब इस ग्राफ के कारण बच्चों क्या इंपॉर्टेंस बन गई कि अगर आपसे ये पूछा जाए, अगर हमें, अगर हम सीधा ये कहें कि भाई एक मटेरियल पे मैंने कुछ एच अप्लाई किया, तो बताओ बी कितना होगा? राइट? तो हम सीधा नहीं बता सकते ना बच्चों, ये डिपेंड करेगा कि उसकी पिछली क्या हिस्ट्री थी मैग्नेटाइजेशन की, है ना? अगर वो बिल्कुल फ्रेश सैंपल है तो कुछ अलग है। अगर वो पहले से मैग्नेटाइज हो रखा है तो कुछ अलग वैल्यू है, राइट? तो हम सीधा नहीं बता सकते, वो प्रीवियस हिस्ट्री पे डिपेंड करेगा, है ना?
तो अगली बात बच्चों, इस लूप का जो एरिया होता है, इसका मतलब ये डिनोट करता है एनर्जी लॉस्ट पर वॉल्यूम इन वन कंप्लीट साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, तो मतलब इन अदर वर्ड्स, अगर आप मटेरियल को बार बार मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज करते हो तो उसमें एनर्जी लॉस होता है हमारा। ठीक है, जो कि इस लूप के एरिया से आता है। तो अब बच्चों, इस ये जो कर्व थी जिसको हम हिस्टेरेसिस कर्व कहते हैं, इसके बेसिस पर हम ये बात करते हैं कि कैसे हम अलग अलग एप्लीकेशंस में अलग अलग टाइप ऑफ मटेरियल्स यूज करते हैं। तो जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें परमानेंट मैग्नेट्स की, तो बच्चों मुझे बताओ कि परमानेंट मैग्नेट के लिए आप क्या चाहोगे? ये मतलब अ, मतलब रिटेंटिविटी और कोएर्सिविटी वाली वैल्यूज के लिए आप क्या चाहोगे कि ये कम होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, क्या होना चाहिए? हम क्लियरली ये चाहेंगे कि परमानेंट मैग्नेट के लिए रिटेंटिविटी ज्यादा हो, है ना? कि भाई आपने उसको एक बार मैग्नेटाइज करके जो फील्ड दे दी वो उसको रखे। हम उसकी कोएर्सिविटी भी ज्यादा चाहेंगे, क्यों? कि भाई बाई चांस उसके ऊपर गलती से कुछ ऑपोजिट डायरेक्शन में फील्ड अप्लाई हो भी गई, चाहे वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है, चाहे कोई और फील्ड आ गई, तो भी ऐसा ना हो कि वो मैग्नेट हमारा खत्म ही हो जाए, है ना? स्टिल रहे उसमें मैग्नेटिक बिहेवियर, है ना? तो और म्यू भी बड़ा चाहेंगे ताकि वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट हो। तो हम ये तीनों प्रॉपर्टीज चाहेंगे कि ज्यादा हो। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ ऑल दीज थ्री प्रॉपर्टीज हम स्टील प्रेफर करते हैं परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए। क्लियर बच्चों?
तो एक बच्चों इसमें एक और बात भी हम याद रखते हैं कि हम स्टील को सॉफ्ट आयरन के कंपैरिजन में क्यों प्रेफर करते हैं? क्योंकि सॉफ्ट आयरन की कोएर्सिविटी बहुत कम होती है। ठीक है? ओके, तो नेक्स्ट आता है बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या चीज़ होती है? कि भाई जिसके अंदर जब करंट पास किया तो वो मैग्नेट बन जाए, अदरवाइज़ वो मैग्नेट ना रहे, ठीक है? तो इसके लिए हम प्रॉपर्टीज़ किस तरीके की चाहेंगे? कौन-सी प्रॉपर्टी कम, कौन-सी ज़्यादा? मतलब करंट पास करें तब तो अच्छा मैग्नेट बन जाए, बट जब करंट बंद कर दें तो मैग्नेट ना रहे। यस। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए हम चाहेंगे कि लो रिटेंटिविटी हो, क्योंकि हमें नहीं चाहिए। मतलब जब करंट खत्म कर दिया तो हमें नहीं चाहिए। और लो कोएर्सिविटी चाहिए कि चल थोड़ी बहुत है भी तो मतलब हम खत्म कर सकें, और म्यू ज़्यादा चाहिए। अब बच्चों क्या होता है, मतलब जैसे एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको कि जैसे आपने शायद कई मूवीज़ वग़ैरह में भी देखा हो कि जैसे बड़े-बड़े डंपिंग यार्ड्स होते हैं, बहुत ही बड़े, ठीक है? तो वहाँ पे मतलब क्रेन्स होती हैं, वो क्रेन्स मटीरियल्स को सॉर्ट कर रही होती हैं, ठीक है? तो मान लो उसने मैग्नेटिक मटीरियल को एक जगह से उठा के दूसरी जगह रखना है, तो वो कैसे करेगी क्रेन? बताओ। मैग्नेटिक मटीरियल नहीं, सॉरी, आयरन को। आयरन को एक जगह से उठाना है, दूसरी जगह पे रखना है, बड़ा-सा आयरन का पीस। तो वो क्रेन की वर्किंग हम किस तरह से चाहेंगे? हम चाहेंगे कि क्रेन का मैग्नेट एक जगह पे तो एक्टिवेट हो जाए, है ना? अब जब वो दूसरी साइड ले गया उसको, वहाँ पे वो मैग्नेट बंद हो जाए ताकि वो आयरन पीस सब उससे अलग होके गिर जाए, इज़न्ट इट? तो हम यही चाहेंगे ना कि रिटेंटिविटी कम हो, अदरवाइज़ क्या होगा कि आपने अपनी तरफ से करंट बंद भी कर दिया लेकिन तो भी आयरन आपके क्रेन के साथ ही चिपका रहेगा, राइट? तो यहाँ पे हम सॉफ्ट आयरन प्रेफ़र करते हैं, क्योंकि जैसे हमने ऊपर लिखा कि उसकी कोएर्सिविटी कम होती है।
अच्छा बच्चों, अगर मान लो कोई ऐसी एप्लीकेशन हो, वो अभी तो हमें नहीं समझ आएगी, बट कुछ बच्चों ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं, जहाँ पे ना हमें मटेरियल को बार-बार मैग्नेटाइज़, डीमैग्नेटाइज़ करना पड़ता है, ठीक है? तो इन एप्लीकेशंस इन्वॉल्विंग रिपीटेड मैग्नेटाइजेशन, डीमैग्नेटाइजेशन, यहाँ पे हम क्या चाहेंगे बच्चों? तो इसका वन सच एग्जांपल इज़ बच्चों ट्रांसफार्मर। वो अभी हमने पढ़ा नहीं है ट्रांसफार्मर, बट चलो आगे आएगा। वहाँ पे हम क्या चाहेंगे, मतलब ऑल्दो हमें ट्रांसफार्मर की वर्किंग के हिसाब से नहीं आंसर करना, बट बच्चों हमें ये तो समझ आता है ना कि जैसे जितनी बार ये साइकिल बनेगा, उतना एनर्जी लॉस होगा। तो अगर कोई ऐसी जगह है, कोई ऐसी एप्लीकेशन है जहाँ पे बार-बार ये साइकिल बनना है, तो वहाँ पे हम ये चाहेंगे कि जो कर्व बने, वो नैरो बने। ठीक है ना बच्चों? तो एक बात समझो फिर से, मतलब अगर हम बात करते हैं ऑफ समथिंग लाइक परमानेंट मैग्नेट, वहाँ पे कर्व के बड़े-छोटे होने का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना? क्यों? हम कौन-सा वहाँ पे बार-बार वो साइकिल चला रहे हैं। हाँ, तो एक बार मैग्नेट बन गया, बात खत्म हो गई। बट अगर कहीं ऐसा है, जहाँ पे आपको बार-बार मैग्नेटाइज़, डीमैग्नेटाइज़ करना पड़ रहा है, तो आप इस बात को इम्पोर्टेंस दोगे कि भई हाँ जी, जो आपकी कर्व है वो नैरो। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया? ओके, बस बच्चों एक लास्ट पॉइंट ये लिख देते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की एप्लीकेशंस कहाँ रहती हैं? और एक तो बच्चों इलेक्ट्रिक बेल में होती है ना? इलेक्ट्रिक बेल में क्या होता है, जब हम बेल प्रेस करते हैं तो मैग्नेट बन जाता है। इसी कारण से वो मैग्नेट से हिट करता है बार-बार, राइट? और बेल बजती है। स्पीकर्स के अंदर होता है बच्चों मैग्नेट। आपने देखा भी होगा, अगर आप स्पीकर के पास कोई और मैग्नेट ले जाओ, तो आवाज़ जो होती है वो डिस्टॉर्ट हो जाती है। तो एक्चुअली क्या होता है कि जो तो बच्चों छोटे से स्पीकर्स होते हैं, उनमें तो वो परमानेंट मैग्नेट ही लगा देते हैं। जैसे अगर आप अपने, मतलब जो आपके नॉर्मल ईयरफ़ोन्स भी हैं, आपने देखा होगा कि वो अगर आप दोनों ईयरफ़ोन्स को एक-दूसरे के पास लाओ, तो कुछ इंटरैक्शन सी होती है उनमें, है ना? तो वो तो मैग्नेटिक बिहेवियर के कारण होती है। जो बड़े-बड़े स्पीकर्स होते हैं,
वहां पे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करते हैं। ठीक है, फिर जैसे हमने बात की क्रेन्स के अंदर यूज कर लेते हैं। राइट बच्चों, ये कंसेप्ट सबको समझ आ गया? ठीक है, तो चलो दिस चैप्टर इज ओवर बच्चों। नेक्स्ट टाइम इसका जो डी और ई पार्ट्स कर लेना, ठीक है? मतलब कंप्लीट तो सारा ही कर लो। मैं 3A का नेक्स्ट टाइम पूरा नहीं डिस्कस करूंगा, जो पहले वाले पार्ट्स बोले हुए थे वो करूंगा डिस्कस, ठीक है? वैसे तो आप सारा ही कर लेना बच्चों, थोड़े से ही क्वेश्चन है, इससे ज्यादा है ही नहीं। चलो ठीक है बच्चों, नेक्स्ट टाइम फिर अगला चैप्टर ईएमआई स्टार्ट करेंगे हम, राइट? ओके बच्चों।